हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो फिर इस वीडियो में हम आज मोरक्कन क्राइसिस कवर करने वाले हैं। उसके बाद में बाल्कन क्राइसिस क्या थे, फर्स्ट बाल्कन क्राइसिस क्या थे, सेकंड बाल्कन क्राइसिस क्या थे और इमीडिएट रीजन क्या क्या रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी और वो कैसे अलायंस बनाता जा रहा था और उससे 1904 में एक अलायंस उभर के आई थी जिसका नाम है ट्रिपल एंटेंट, जिसके रशिया, यूके और फ्रांस जिसके मेंबर थे। उसके बाद में ट्रिपल अलायंस के जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये ट्रिपल अलायंस के मेंबर थे, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये आपस में टकराव करके वर्ल्ड वॉर 1 की नींव रख देते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोरक्कन क्राइसिस। तो ये 1905 में उभर के आई थी। क्या थी ये मोरक्कन क्राइसिस? तो ये मोरक्को पे फ्रांस कब्जा कर लेना चाहता था, ये हमें देखने को मिलता है। तो जर्मनी भी बहुत एंथुजियास्ट था कि नए नए कॉलोनीज बनाएंगे और यूरोप में डोमिनेंस हमारा बढ़ना चाहिए फ्रांस और ब्रिटेन की तर्ज पे, ऐसा जर्मनी को लगता था। जब भी मोरक्कन क्राइसिस सामने आए थे, जबकि जर्मनी को पता चला था कि फ्रांस ये अब इस पे कब्जा कर लेना चाहता है, तो जर्मनी ने इसका विरोध कर दिया और वो सुल्तान, वहाँ के सुल्तान को सपोर्ट करना चालू कर दिया था। जर्मनी को लगता था कि इनमें दूसरे भी देश उसका साथ देंगे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रशिया उसका साथ देंगे, पर उसका हुआ उल्टा कि इन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं 1914 में वहाँ के लोगों ने सुल्तान के खिलाफ विरोध कर देना चालू कर देता है। तो यहाँ पे फ्रांस की, अब यहाँ पे टैक्टिक देखो, यहाँ के सुल्तान है वो फ्रांस के दोस्त है। तो फ्रांस क्या करेगा, सुल्तान को हेल्प करेगा, बावजूद लोगों का खिलाफ है उसके, सुल्तान को वो विरोध कर रहे थे, बावजूद उसके फ्रांस अब क्या करेगा, ये सुल्तान को सपोर्ट करेगा। तो जर्मनी अब इस वॉर में कूद जाएगा। तो जर्मनी भी बोल देगा कि मैं यहाँ के लोगों को मदद करूँगा अगर फ्रांस मोरक्को को अटैक करता है, और उसने अपनी शिप मोरक्को के दिशा में भेज दी। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वॉर नहीं होता है, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है और जिसके तहत मोरक्को फ्रांस को दिया जाता है और फ्रेंच कॉन्गो की कुछ टेरिटरी जर्मन को दिया जाता है। तो जर्मनी तो ये बोलता था कि हम वहाँ के मोरक्को के लोगों को मदद करेंगे, पर अभी मदद करेगा, बाद में उसकी टेरिटरी हथिया लेगा, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंच कॉन्गो का कुछ भाग जर्मनी को दिया जाता है, कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो आगे चल के परेशान ना करे। तो ये हमने मोरक्कन क्राइसिस देख लिया है। ओके, तो बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बोस्निया क्राइसिस उभर के आती है। तो इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता है। तो ये ओटोमन एम्पायर जो 15वीं सदी में उभर के आया था, 19वीं सदी में इसका बहुत वीक हो गया था ये ओटोमन एम्पायर। तो उससे कई टेरिटरी अलग होकर अलग देश की स्थापना हुई थी, जैसे कि 1799 में मोंटेनेग्रो अलग हुआ था, 1820 में सर्बिया अलग हुआ था और 1830 में ग्रीस अलग होते हुए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बोस्निया बोल की जगह है, उससे ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच में युद्ध चालू होता है। तो क्यों चालू हो जाता है, ये हमें देखने को मिलता है कि सर्बिया बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहा था और ये सर्बिया स्लाव एथनिक ग्रुप का एक देश है और वो उसकी मानना थी कि सभी स्लाव को मिलके हम एक स्लाव एथनिक ग्रुप का गठन करेंगे, सभी स्लाव को हम एक छत्र छाया में लाएंगे, ऐसे सर्बिया की मंशा थी। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का क्या रोल है, या क्यों डरता था ऑस्ट्रिया हंगरी का? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सदर्न पार्ट है या सदर्न रीजन है, वहाँ पे स्लाव बहुत लोग रहते थे और ये सर्बिया उनको अलग कर देगा, हमारे देश को विभाजित कर देगा, ऐसा ऑस्ट्रिया हंगरी को लगता था। तो इससे पहले सर्बिया कुछ करे, ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया था कि बोस्निया पे आक्रमण करके उसको आयनक्स कर दिया था। इससे क्या हुआ, तो सर्बिया को बहुत ह्यूमिलेट फील हुआ दूसरे देशों के सामने में। तो वो रशिया के पास जाता है, ट्रिपल एंटेंट की अलायंस है, ये हमें पता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी उसका मुद्दा है। तो युद्ध की तैयारी चालू हो जाती है, रशिया सर्बिया ओके मिलके युद्ध की तैयारी कर देते हैं। तब यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन है, हम देख सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी है, तो वो बीच में आएगा, ये तो हमें पता है। तो जर्मनी ने रशिया को बोला आप इस बीच में ना पढ़ो क्योंकि ये उनका आपस का मामला है, हम चुप बैठते हैं, ऐसा बोल के रशिया को भी उसने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था और रशिया ने भी इंटरफेयर नहीं किया, ये हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं 1912 में। अब यहाँ पे बाल्कन क्राइसिस देखने वाले हैं। अब ये बाल्कन क्राइसिस है क्या, देखो। अब हमने देखा था कि ओटोमन एम्पायर बहुत वीक हो गया था और कुछ हिस्सों में, जैसे कि
ईस्टर्न यूरोप में अभी भी उसके बहुत सारी टेरिटरी थी, तो बाकी देशों ने मिलके ये टेरिटरी हथिया लेने की कोशिश की थी। हाँ, तो सब देश मिल के आए और यहाँ पे ईस्ट यूरोप पे जो ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी है वो हथिया लेंगे और आपस में बांट देंगे, ऐसा तय हुआ और ये सब देश मिलके वॉर कर देते हैं। कौन कौन से देश थे? तो सर्बिया था, ग्रीस था, मोंटेनिग्रो था और बुल्गारिया था, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारे देश मिलके अटैक करते हैं और इसकी टेरिटरी बांट लेते हैं, ओके, ईस्टर्न यूरोप की। ओके, तो ये जब टेरिटरी का बांटने का मामला आता है तो एक टेरिटरी है जिसका नाम है अल्बानिया। ओके, अल्बानिया यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। इस पे विवाद चालू हो गया सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। तो सर्बिया को क्या लगता था, ये अल्बानिया मेरा पार्ट होना चाहिए। ओके, तो ये सर्बिया को लगता था कि अल्बानिया उसका पार्ट होना चाहिए और ऑस्ट्रिया हंगरी को लगता था कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये फर्स्ट बाल्कन वॉर या फर्स्ट बाल्कन क्राइसिस भी इसको बोला जाता है, 1912 में हुआ था। तो ये दोनों के बीच में टकराव चालू हो जाती है, एक तरफ सर्बिया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये हमें देखने को मिलता है। तब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकेंड बाल्कन क्राइसिस चालू होती है 1930 में। सेकेंड बाल्कन क्राइसिस में होता क्या है, बुल्गारिया को लगता है जब हमने टर्की के या ओटोमन एम्पायर के जो जो टेरिटरी हथिया लिए थे, तो जब विभाजन का बात आता है या फिर टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूट की बात आती है तो इन लोगों ने ठीक तरह से टेरिटरी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ऐसा बुल्गारिया को लगता है। उसको लगता है कि मैसेडोनिया उसका पार्ट होना चाहिए, जबकि वो अभी सर्बिया का पार्ट है। आपने टेरिटरी ठीक से डिवाइड नहीं की है या ठीक से बांट के नहीं दी है, ये बुल्गारिया का कहना रहता है। तो वो बुल्गारिया सर्बिया के खिलाफ युद्ध करना चालू कर देता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो सर्बिया की तरफ से ग्रीस, रोमानिया और टर्की भी सर्बिया को हेल्प करने आ जाते हैं और इससे बुल्गारिया की हार होती है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी इस युद्ध में नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत सा टेंशन का माहौल यूरोप में चल रहा था, युद्ध की जैसे स्थिति निर्माण हुई थी, बहुत से बड़े बड़े पावर इसमें शामिल हुए थे। तो ये इसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी बुल्गारिया की तरफ से युद्ध नहीं करता, ये हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं इमीडिएट रीजन्स की। जब हम बात करते हैं तब अब बोस्नियन क्राइसिस हमने डिस्कस किया था, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने एनेक्स करके अपने में शामिल किया था। तब ये बोस्निया की जो कैपिटल है सरोजियो, तो उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग दौरे पे गए थे आर्डुक फ्रांस फर्डिनांड। तो यहाँ पे उनकी हत्या की जाती है, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है सर्बिया टेररिस्ट के द्वारा। तो हमें देखने को मिलते हैं बोस्नियन क्राइसिस हमने डिस्कस किए थे, कैसे ऑस्ट्रिया हंगरी इस पे अटैक करके अटैक किया था। तो जब दौरे पे थे ये आर्डुक फ्रांस फर्डिनांड, तो उनकी ये किंग थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, तो उनको असैसिनेशन किया जाता है सर्बिया के टेररिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे अब प्रतिक्रिया तो लाजमी थी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के सामने बहुत सारी डिमांड रख दी कि आप ये 24 घंटे में आप ये सब डिमांड मान लो, नहीं तो हम आप पे युद्ध कर देंगे। और ये पहले और अभी जब युद्ध होता है, देखो यहाँ पे मैं एक बोलता हूँ बात, ऑस्ट्रिया हंगरी अगर युद्ध करता है तो जर्मनी उसके हेल्प के लिए आएगा, और सर्बिया उधर से युद्ध करता है तो रशिया बीच में गिरेगा, रशिया गिरेगा तो ब्रिटेन आएगा। ये सब सारे मिल के अब युद्ध की शुरुआत या न्यू रख देते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। जिस एक गोली जो आर्डुक फ्रांस फर्डिनांड पे चली थी उससे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है, ये हमें देखने को मिलता है। ये है यहाँ पे आर्डुक फ्रांस फर्डिनांड की ये असैसिनेशन, ये हमें देखने को मिलता है इस तस्वीर में, और ये उनकी तस्वीर है, ये भी देख लो। ओके, तो इस एक गोली से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या कॉजेस थे और क्या क्या इम्पैक्ट हुए वर्ल्ड वॉर 1 के, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या इन्होंने फैसले लिए, ये भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।